नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेचुरल खबर पे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। कहा जाता है कि बाल जो हैं वो सिर का ताज माना जाता है और बाल एक इंसान की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए काफ़ी है। और ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में बाल को लेकर ये हाइप बना हुआ है कि जिसके बाल सबसे घने हैं, लंबे हैं, खूबसूरत हैं, उसको बार बार लोग ज़्यादा अटेंशन देना चाहते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट हमारे अभी जो साइंस में एक ट्रीटमेंट है, हेयर ट्रांसप्लांट निकाला गया है। लेकिन इसमें लोग डरते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है, कितनी कॉस्ट पड़ेगी, अगर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे, और लोग छुपाते हैं। करवाना तो चाहते हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट, लेकिन सबसे पहले जो है वो बजटिंग को देखते हैं, फिर देखते हैं कि हम कराएंगे तो कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। लेकिन ब्यूटी के सामने कितना भी कॉस्ट कभी कभी कम पड़ जाता है, लेकिन सोसाइटी को देख के भी थोड़ा सा लोग डरते हैं। तो आज हमारे साथ जो है इस हेयर ट्रीटमेंट के बारे में, हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट के बारे में बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस एक्सपर्ट हमारे साथ जो है आज मौजूद हैं, डॉक्टर चंचल जी। बहुत स्वागत है आपका चंचल जी हमारे साथ। लाफिंग दरमा स्किन हेयर एंड लेज़र क्लिनिक में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहला मैम मेरा सवाल आपसे ये है, देखिए हेयर ट्रांसप्लांट जो है कराने के लिए तो सब तैयार रहते हैं कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, लेकिन इसमें किस तरीके से जो है हेयर ट्रांसप्लांट कराया जाता है? बिल्कुल, देखिए अगर पेशेंट मेरे पास पेशेंट आएगा कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, या फिर मुझे आजकल तो इतनी एजुकेशन हो चुकी है कि कई बार पेशेंट डायरेक्टली आते हैं कि क्या मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता हूँ। ठीक है, तो अगर पेशेंट के वो अब मैं जज करूँगी, पेशेंट अगर बोल रहा है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, इसका क्या इलाज है, मैंने एग्जामिन किया। अभी क्या रहता है, हेयर फॉल जब आपके झड़ रहे हैं उसके बाद पैचेस बन जाते हैं, हेयर में गंजापन हो जाता है। राइट, तो गंजापन भी कई हम देखते हैं कि कौन से स्टेज का गंजापन है। राइट, एक होता है कि सिर्फ आपकी सबसे पहले क्या होता है, हेयर लाइन पीछे जा रही है। राइट, ठीक है, तो पेशेंट को लग रहा है मेरा जो फोरहेड बड़ा हो रहा है। एक होता है कि हेयर लाइन पीछे जा रही है, लेकिन साथ में जो मेल पैटर्न होता है ना, वो यहाँ से थोड़ा सा साइड में से डीप होता रहता है। तो ये सेकंड स्टेज होती है। दूसरा होता है कि वो और डीप हो जाता है, फिर पीछे भी बोलते हैं चांद बन गया है ना, कई बार बोलते हैं, तो वो दिखने लगता है। तो अगर पेशेंट बोल रहा है कि मेरा हेयर फॉल भी है और पैचेस भी बन रहे हैं, अब वो जो पैचेस बन रहे हैं उसमें बाल जड़े हैं कि नहीं, एक तो तब बिल्कुल चिकना हो जाता है, बिल्कुल जड़े नहीं बचे हैं। ठीक है, तो यस, वहाँ हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और जरूर करना चाहिए अगर है तो। एक तो वो रहता है। दूसरा, अगर थोड़ी छोटी जड़ें दिख रही हैं और तो बिल्कुल आगे बिल्कुल चला गया पीछे लाइन, लेकिन पीछे ना थोड़ी छोटी जड़ें हैं, तो हम आगे का भी कर सकते हैं और पीछे हम दूसरा ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि मेडिसिन या PRP, वो सब करते हैं। तो अगर पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट रिक्वायर्ड है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पेशेंट का मेडिकल चेक होना ज़रूरी है कि सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल है कि नहीं, तभी हम प्रोसीड करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। और जैसे कि हम हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आपने पूछा कि लोग डरते हैं कि क्या प्रोसीजर होगा क्या नहीं। सो जो हमारे पीछे के बाल होते हैं, जैसे गंजापन मैंने बोला आगे से स्टार्ट होता है, पीछे नहीं होता, क्योंकि जो पीछे के बाल होते हैं वो हार्मोनल डिपेंडेंट नहीं होते, तो वो लास्ट तक बचे रहते हैं। तो वो वाले जो हम वहाँ पर क्या है, रूट्स अवेलेबल हैं, यहाँ के रूट्स चले गए, लेकिन हेयर रूट्स पीछे बचे रहते हैं, जिसको हम ऑसिपिटल रीजन बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो ऑसिपिटल रीजन से हम रूट्स निकाल के फ्रंटल एरिया, मतलब आगे का एरिया में लगा देते हैं। ओके, तो लगाने का क्या, वहाँ से रूट्स निकालने का एक टेक्निक होती है जिसको पंच बायोप्सीज बोलते हैं, जो FUE टेक्निक बोलते हैं हम, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। ओके, एक होता है फॉलिकुलर यूनिट जो है ट्रांजैक्शन लेते हैं, वो FUT करके होता है, जिसमें एक स्ट्रिप ली जाती है। बेसिकली जो हम यहाँ करते हैं वो FUE करते हैं, जिसमें पंच से हम एक एक रूट्स निकाल के और फिर आपके आगे जो है वो लगा देते हैं। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज एक माइनर सा प्रोसीजर है जिसमें से हेयर लेते हैं, बट हाँ इट्स अ फुल डे प्रोसीजर जिसमें आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सारे पहले ब्लड चेकअप होते हैं और फिर वो आपका हम हेयर ट्रांसप्लांट पीछे से आगे लगा देते हैं। अब
आप जैसे मैंने बोला कि काफ़ी स्टेजेस होते हैं। अगर आगे का करना है तो हम डिपेंड करता है कि कितने हेयर रूट्स की रिक्वायरमेंट है, हम अकॉर्डिंगली पेशेंट को बता देते हैं कि आपका गंजापन या पैचेस इतना है और आपको इतने हेयर रूट्स की रिक्वायरमेंट है। ये एक मिथ भी कह सकते हैं या फिर सच कह सकते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर ये सुना जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत पेन होता है। अगर नॉर्मल शब्दों में कहूँ तो कहते हैं सुई वगैरह जो है, निडल्स डाले जाते हैं, तो इसमें पेन वगैरह का भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ, देखिए पेन इतना नहीं होता है क्योंकि नमिंग इंजेक्शंस होते हैं, एनेस्थेटिक इंजेक्शंस होते हैं। तो जहाँ से हम जो एनेस्थेटिक इंजेक्शन होते हैं वो थोड़ा इनिशियली पेन कर सकते हैं, जैसे हर एक सर्जरी में होता है। जब भी कोई सर्जरी होती है तो एनेस्थेटिक जो होता है, जो एनेस्थीसिया देते हैं उसके बाद फिर आपको पेन नहीं होता है एज सच। थोड़ा बहुत कोई भी सर्जरी होती है तो थोड़ा बहुत पेन रहता है, लेकिन इतना नहीं है कि आप उसको नहीं सहन कर सकते। तो अगर मतलब एक बार इंसान ने करा लिया है ट्रांसप्लांट, तो क्या वो ट्रांसप्लांट किए हुए बाल भी झड़ सकते हैं अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो? नहीं, जैसे मैंने बोला हार्मोनल इंडिपेंडेंट होता है। अगर आप डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको फॉलो करते हैं। हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया, आपके सबसे पहले जो रहते हैं हेयर रूट्स वहाँ पर 1 मंथ में बिल्कुल स्टक हो जाते हैं। 1 से 3 मंथ्स में जो हेयर रूट्स के ऊपर की शाफ्ट होती है वो झड़ जाता है, हेयर रूट्स वहीं रह जाते हैं। और 3 मंथ्स के 9 मंथ्स में आपका पूरा एक नया हेयर बन के वापस आ जाता है। आप उसका जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर देते हैं या PRP बोलते हैं करने को, वो आप अगर रेगुलर कराते हैं तो ये कभी नहीं झड़ेंगे। इट्स अ लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट फॉर यू। ओके। और अगर मतलब जैसे लोगों को बजट की भी प्रॉब्लम होती है कि किसी का एरिया वाइड है या माथा चौड़ा है, तो उसमें कितनी प्रॉब्लम हो सकती, मतलब बजटिंग का क्या इसमें होता है? जैसे मैंने बोला था कि गंजापन डिपेंड करता है। अगर सिर्फ आगे के है ना तो जितने आपको हेयर ग्राफ्ट की ज़रूरत है उसके हिसाब से बजट होता है। अगर आपको कम हेयर ग्राफ्ट की ज़रूरत है तो आपके कम बजट रहता है। अगर हमें सिर्फ फ्रंटल एरिया ही नहीं, पीछे का वर्टेक्स एरिया भी जिसको हम यहाँ बोलते हैं वो भी करना है, तो आपका फिर जितने हेयर रूट्स आपका ग्राफ्ट बढ़ेगा उतना आपका बजट भी बढ़ता जाएगा। हाँ, तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि ना पेन होगा आपको, मतलब बेसिकली ट्रीटमेंट सर्जरी है जिसमें पेन ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सर्जरी की तरह ही है। तो इसके बाद अगर मैं ट्रीटमेंट करा लिया किसी इंसान ने, उसके बाद किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है उसे? हाँ, देखिए जैसे हेयर ट्रांसप्लांट आपका है तो उससे पहले जैसे मैंने बोला पूरा ब्लड चेकअप होगा आपका, प्लस आपको हम बताएंगे कि स्मोकिंग अल्कोहल बिल्कुल नहीं करना है। इनफैक्ट जो हेयर ट्रांसप्लांट है उससे पहले फिर कुछ मेडिसिन होती है जो हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ दिन पहले हम स्टार्ट कर देते हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी वो मेडिसिन चलती हैं, लाइक एंटीबायोटिक हैं, पेन किलर्स हैं। कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है फेस पे तो उसके लिए भी हम आपको मेडिसिन देते हैं। तो और कैसे केयर करने हैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट, जैसे आपका आज हेयर ट्रांसप्लांट है, ड्रेसिंग होती है तो वो ड्रेसिंग रिमूवल होता है, वो आपको बताया जाता है। फिर ड्रेसिंग जब रिमूव हो जाती है तो आपको कैसे अपने जो जहाँ से हमने हेयर रूट्स निकाले हैं वहाँ पर आपको कैसे क्लीन करना है, जो जहाँ पर हेयर रूट्स लगाए हैं वहाँ पर कैसे क्लीनिंग होगी, वो सब आपको हम पूरा डिटेल बताते हैं, आपको वैसे ही फॉलो करना होता है। तो अगर मतलब जैसे आपने बताया था कि दोबारा से जो लगाया जाता है रूट्स वगैरह का, तो वहाँ पर ऑयलिंग अगर करें तो उससे कोई नॉर्मल हेयर्स बन जाते हैं। जैसे बोला 9 मंथ्स में नॉर्मल हेयर बन के आ जाता है, उसके बाद उसको हेयर कट भी कर सकते हैं, ऑयलिंग भी कर सकते हैं, तो आपके नए हेयर आ गए हैं। ओके ओके, हाँ जी, थैंक यू सो मच चंचल जी। थैंक यू। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा कि हेयर ट्रीटमेंट जो है, हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट जो है वो ना पेनफुल होता है, और आपके नेचुरल बाल जो होते हैं उसी की तरह से दोबारा जो बाल झड़े हैं वैसे ही बाल वापस आ जाते हैं। तो आप जैसे उन बालों को आने के बाद रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो नेचुरल खबर के साथ इसी तरीके से बने रहिए और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी। धन्यवाद।